नमामि धन्वन्तरिमादिदेवम् सुरासुरैर्वन्दितपादपद्मम् लोके जरामृत्युनाशं दातारमीशं विविधौषधीनां शङ्खं चक्रं जलौकां दधतं मृतघटं चारुतोर्भिश्चतुर्भिः सूक्ष्मस्वच्छादिरुद्यं शुकपरिविलसन् मौलिमं भोजनेत्रम् कालाम्बोदोज्ज्वलाङ्गं कटितटविलसत् चारुपीताम्बराढ्यं वन्दे धन्वन्तरिन्तं निखिलगदमिव प्रौढदावाग्निनीलम्। प्रणाम सभी लोग को। मैं वैद्य अरविंद पाठक आप सभी का स्वागत करता हूं। आइए आज हम लोग पोर्टल हाइपरटेंशन और उसका हेतु, निदान और लक्षण यह हम लोग पढ़ेंगे। बहुत दिनों से डिमांड आ रही थी कि आप पोर्टल हाइपरटेंशन पे भी पढ़ाइए। पोर्टल हाइपरटेंशन जो रहता है वो क्या रहता है, किस तरह से रहता है, जो मैं आप लोगों को बताऊंगा वो आज तक आयुर्वेदिक चिकित्सक लोग को कोई नहीं पढ़ाता है। ये सब चीजें असली में मतलब हमें पेशेंट अचानक आ जाते हैं तो हमें हम मतलब आयुर्वेद का बीएमएस डॉक्टर जो है वो डर जाता है कि पोर्टल हाइपरटेंशन हो गया, अब मतलब बीपी बढ़ गया है, वो भी पोर्टल वेन में बढ़ गया है, तो क्या करना चाहिए। और सेरोसिस जैसे कंडीशन होती है तो ये ऐसे रिपोर्ट लेके आते हैं पेशेंट। तो अगर वो कोई एलोपैथी के डॉक्टर के पास जाते हैं तो उनके पास सब चीज जानकारी होती है, लेकिन आयुर्वेद के चिकित्सक लोगों को इतनी जानकारी नहीं होती है। तो इसीलिए मैं पोर्टल हाइपरटेंशन को अच्छे से सिंपल लैंग्वेज में आप लोगों को समझाने के लिए आया हूँ। और इसका हम लोग आयुर्वेद में किस तरह से समझें और क्या होता है ये पोर्टल हाइपरटेंशन, ये हम लोग एनाटोमिकली भी देखेंगे और फिर उसके बाद में चिकित्सा भी देखेंगे। सिंपल लैंग्वेज में अगर हम लोग देखें तो पोर्टल हाइपरटेंशन का मतलब ये होता है कि जब ब्लड प्रेशर बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। कहाँ बढ़ जाता है, एक मिनट रुकिए, मैं यहाँ पे अपने आप को हटा देता हूँ। एक मिनट रुक जाइए बस। ये सेटिंग करने में अनम्यूट करने का भी ऑप्शन दिया हूँ। अगर आप लोगों में से कोई बात करना चाहते हैं तो बात कर सकते हैं। डिस्कस होना चाहिए कोई भी चीजों का, ठीक है। तो पोर्टल हाइपरटेंशन होता क्या है। जो पोर्टल वेन होता है जो ब्लड को इंटेस्टाइन से लीवर में लेके जाता है। जब हम खाना खाते हैं तो वो तीन अवस्था पाक से गुजरता है। पहले मधुर अवस्था पाक होता है, फिर अम्ल अवस्था पाक होता है, फिर कटु अवस्था पाक होता है। सार किट विभाजन होते जाता है। तो जो सार भाग है, जब हम लोग बोलते हैं समान वायु जो है अन्नम ग्रहणाति पचती विवेचेति मुंचति च, तो विवेचन और मुंचन कहाँ होता है, तो वो इंटेस्टाइन में ही होता है। और सारा जो सार भाग है वह पोर्टल वेन से इंटेस्टाइन मिसेंट्रिक आर्टरी के थ्रू वो पोर्टल वेन बनता है और वो पोर्टल वेन से इंटेस्टाइन से लीवर में जाता है। लीवर उसको डिटॉक्सिफाई करता है और आहार रस से रस धातु बनता है। रस धातु से रंजक पित्त का काम होता है और रस को रंग रक्त देके मतलब रंजन कार्य करके रक्त की संज्ञा प्राप्त होती है। ये क्रिया होती है। तो सार किट विभाजन होने के बाद जो भी आहार रस आ रहे हैं वो कच्चा आहार रस है। मतलब कच्चा मतलब एक तरह से जाठराग्नि की प्रक्रिया हुई है, लेकिन सूक्ष्म धात्वग्नि की भी क्रिया होनी बाकी है, भूताग्नि की भी क्रिया होनी बाकी है।
और वो स्त्रोतसों में जाता है, फिर रस से रक्त, रक्त से मांस, में मांस से मेद, ऐसे जो स्त्रोतस है उनसे अग्नि की क्रिया होती है, धातु अग्नि की क्रिया होके, भूताग्नि की क्रिया होके वो बॉडी में धातुओं को परिपोषण करता है। ये क्रम चलते रहता है। तो एक स्थूल पचन होता है, एक सूक्ष्म पचन होता है। लेकिन अगर ये जो प्रेशर है, क्योंकि एक तरह से वो वायु ही सब जगह, व्यान व्यान वायु की गति है, उसका प्रेशर अगर बढ़ जाए तो उससे क्या होता है, बीमारी हो जाता है। और ये कुछ बीमारी के वजह से भी पोर्टल हाइपरटेंशन हो जाता है। इसके कारण होते हैं, जैसे कोई अल्कोहलिज्म कर रहा है, मतलब बहुत मदिरा पी रहा है, बहुत ज्यादा शराब पी रहा है, तो उसको ये पोर्टल हाइपरटेंशन होता है। या सेरोसिस जो हो जाता है, लीवर सेरोसिस, जब सेल्स जो रहते हैं वहां पे मार्गावरोध जन्य संप्राप्ति हो रही है और वो विकृत सेल्स वहां पे तैयार हो रहे हैं, तो सेरोसिस हो जाता है। आगे मैं और बताने वाला हूँ। इसके सिम्टम्स क्या होते हैं पोर्टल हाइपरटेंशन में। तो स्प्लीन का साइज है वो बढ़ जाता है, पेट में जलोदर की जैसी स्थिति होती है, असाइटिक फ्लूइड जो रहता है वो बढ़ जाता है, और इसके वजह से एब्डोमिनल कैविटी पूरी तरह से भर जाता है, पेरिटोनियम और स्किन के बीच में पानी जमा हो जाता है। इसी तरह से इसोफेगस वराइसिस होता है, जो अन्न नलिका है वो बहुत ही ज्यादा कमजोर हो जाती है, वराइसिस जैसे कंडीशन आ जाते हैं। कभी कभी ब्लीडिंग होता है, अपर स्टमक में ब्लीडिंग होता है, अपर पार्ट में। और वेरिकोज वेन्स भी हो जाता है रेक्टम में, जिससे भी ब्लीडिंग होता है। मतलब ये डायलिटेशन हो रहा है, वेरिकोसिटी हो रहा है, कहाँ हो रहा है, तो रेक्टम में अंदर हो रहा है, क्योंकि पूरा जितने भी रक्त वाहिनियां हैं वहां पे बहुत ज्यादा प्रेशर पड़ रहा है, तो वो रेक्टल जो वेन्स है उसमें भी वेरिकोसिटी आ जाती है। अब हम इसके बारे में पढ़ेंगे, लेकिन मैं आप लोगों को स्लाइड से पढ़ाना चाहता हूँ। थोड़ा सा मॉडर्न भाग हम लोग पढ़ेंगे, क्योंकि हमें आज के जमाने के हिसाब से भी पढ़ना है, समझना है एनाटोमिकली क्या होता है, फिजियोलॉजिकली क्या होता है। और फिर जब हम चिकित्सा देंगे तो हमको कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा, तो हमें चिकित्सा देना इजी जाएगा। ऐसा तो नहीं है कि हम चूरन और चटनी करने वाले ऐसे आयुर्वेदिक लोग हैं कि कोई चूर्ण दे देंगे, अवलेह दे देंगे, हो जाएगा पेशेंट, या साईं बाबा का भभूत दे देंगे, हो जाएगा। ऐसा नहीं है, हम लोग पढ़े लिखे डॉक्टर हैं, हमको हर चीज समझ आता है, और हम लोग समझाने के भी हैं। अभी हमारे पास एमबीबीएस एमडी डॉक्टर है, तो उनको हमें समझाने को भी आना चाहिए कि ये पोर्टल हाइपरटेंशन होता है, इसमें हम लोग इस तरह से सोचते हैं और इस तरह से चिकित्सा करते हैं। भले हमारा आयुर्वेद का टर्मिनोलॉजी यूज करें, लेकिन हमें उनको समझाने भी आना चाहिए। ऐसा नहीं है कि पोर्टल हाइपरटेंशन हाथ पैर कांपने लगे, ऐसा नहीं होना चाहिए। इसीलिए मैं यहाँ पे बहुत मेहनत करके सब पीपीटी बना के लाया हूँ, जो आप लोगों को बहुत काम आएगा। अभी देखिए इसका थोड़ा सा मॉडर्न पार्ट पढ़ के फिर आयुर्वेद में जाएंगे। Portal hypertension is defined as the elevation of hepatic venous pressure gradient to more than 5 mm of Hg। मतलब वो 5 mm of Hg से वो बढ़ जाता है, हेपेटिक वेनस का जो प्रेशर है वो बढ़ जाता है। क्लिनिकली सिग्निफिकेंट पोर्टल हाइपरटेंशन इज प्रेजेंट व्हेन ग्रेडियंट एक्सीड्स 10 mm of Hg। जो उसका प्रेशर है उससे 10 mm ज्यादा प्रेशर बढ़ रहा है ना। और ये नापने की भी मशीन है आज के दुनिया में, जैसे कि हम लोग बीपी ऑपरेटर से बाहर से नापते हैं, वैसे पोर्टल हाइपरटेंशन को नापने की भी मशीन है। उसके बारे में हम आगे चर्चा करेंगे। इससे क्या होता है कि रक्त वाहिनियों पे प्रेशर आता है इतना, तो वो वराइसल ब्लीडिंग होता है। मतलब जो वेन्स जो उसके 3 वॉल्स रहते हैं, ट्यूनिका इंटरना, मीडिया और एक्सटर्ना, तो वो ना ब्लीड होने के चांसेस रहते हैं जब ये प्रेशर बहुत ज्यादा रहेगा। 12 mm ऑफ Hg से ये ज्यादा ग्रेडियंट से बढ़ जाएगा, तो वहां से ब्लीडिंग होता है, रक्त पित्त जैसी संप्राप्ति होती है, रक्त वाहिनी फूट जाती है, क्योंकि वहां पे पित्त बढ़ा हुआ है, उष्ण और तीक्ष्ण गुण बढ़ा है, पित्त का प्रेशर है, रक्त का भी प्रेशर है, और वो इतना ज्यादा फ्लो हो रहा है वहां पे। ठीक है। और ये कौन से कंडीशन में होता है, तो अल्कोहलिज्म में होता है, और सेरोसिस ऑफ लिवर, जहां मार्गावरोध है, ब्लड जा नहीं पा रहा है, तो ये होता है। फिर आगे का देखिए, बहुत ही इंटरेस्टिंग है, आप लोग को ये सब मालूम हुआ तो पेशेंट को ठीक करना बहुत इजी हो जाएगा। तो पोर्टल प्रेशर को कैसे मेजरमेंट करते हैं, तो हिपैटिक वेनस प्रेशर ग्रेडियंट HVPG इज द डिफरेंस बिटवीन वेस्ट हिपैटिक वेनस प्रेशर एंड फ्री हिपैटिक वेनस प्रेशर। ये दो तरह के प्रेशर होते हैं, इसका डिफरेंस को माइनस करके और जो मिलता है वो हिपैटिक वेनस प्रेशर होता है। Measurements are taken in the WHVP and FHVP position by inflating and deflating the balloon in the tip of the catheter introduced through interjugular और femoral vein। मतलब इंटरनल जुगुलर वेन से एक कैथेटर अंदर डाला जाता है, वहां पे एक बलून टाइप का स्ट्रक्चर होता है, और उससे वो प्रेशर को नापा जाता है, या फिमोरल वेन से वो डाला जाता है।
फीमर बोन कहाँ है, वहां से वेन को अंदर इंसर्ट करके प्रेशर को नापा जाता है और वो डायरेक्ट जाता है वेन में जाके और प्रेशर को नाप के आता है। वो बलून में मरकुरी का भी कुछ रहता है भाग जिसे प्रेशर को नापा जा सकता है। आगे और देखिए बहुत इंटरेस्टिंग है। अभी एनाटॉमी ऑफ पोर्टल वेनस सिस्टम, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है। अभी आप देखिए सुपर मिसेंट्रिक वेन है, इंफीरियर मिसेंट्रिक वेन है, स्प्लिनिक वेन है। और फिर ये जब आगे जाके, क्योंकि ये ना आहार रस लेके जा रहे हैं, ये शुद्ध रक्त नहीं है, यहाँ पे अशुद्ध चीजें हैं जो लिवर डिटॉक्सिफाई करने वाला है, इसलिए इसको वेन बोलते हैं। ये अशुद्ध रक्त लेके जा रहे हैं, लेकिन ये आहार रस लेके जा रहे हैं। आहार रस पे केवल और केवल जाठराग्नि की प्रक्रिया हुई है, धात्वग्नि की प्रक्रिया नहीं हुई है, भूताग्नि की नहीं हुई है। एक तरह से अभी नया नया ये आहार रस है। तो ये पोर्टल वेन बनाता है। पोर्टल वेन लीवर में जाता है तो वहां पे लेफ्ट ब्रांच या राइट ब्रांच इसमें हो जाता है। और पोर्टल वेन आप लोग देखिए कैसा है, अम्बलिकल वेन कैसा है, लेफ्ट गैस्ट्रिक वेन कैसा है, स्प्लिनिक वेन, शॉर्ट गैस्ट्रिक वेन कैसा है, ऐसे ये पोर्टल वेन बनता है। इसी का प्रेशर बढ़ गया पोर्टल हाइपरटेंशन में। अब देखिए आगे। अब एनाटॉमी है कि पोर्टल वेन इज फॉर्म्ड बाय द यूनियन ऑफ द सुपीरियर मिसेंट्रिक वेन एंड द स्प्लिनिक वेन। देखिए कैसे बन रहा है, सुपीरियर मिसेंट्रिक वेन और स्प्लिनिक वेन से ये ऊपर जाके ये बन रहा है पोर्टल वेन। एंड द जस्ट पोस्टीरियर टू द हेड ऑफ द पेंक्रियाज एट द लेवल ऑफ सेकंड लंबर वर्टिब्रा। फिर से देखिए, यहाँ पे सुपीरियर मिसेंट्रिक वेन है, स्प्लिनिक वेन है, उससे पोर्टल वेन बन रहा है। और जो सेकंड लंबर वर्टिब्रा है उसके लेवल में, और जहां पेंक्रियास का हेड है पोस्टीरियर भाग, वहां पे ये बनता है। पोर्टल ब्लड फ्लो इन द मैन इज अबाउट 1000 to 1200 ml पर मिनट ये रहता है। ये इतना प्रेशर पोर्टल फ्लो ब्लड फ्लो रहता है। ये प्रेशर नहीं है, ये हर मिनट में कितना ml जा रहा है। तो 1 लीटर से 1200 मतलब 1.2 लीटर तक इतना प्रेशर से वो जाता है। 1000 ml मतलब कितना हो गया, 1 लीटर हो गया ना। इतना प्रेशर से वो जाता है हर मिनट में, इतना बड़ा प्रेशर होता है वहां पे। क्लासिफिकेशन एंड कॉजेज। अब ये पोर्टल हाइपरटेंशन के क्या क्या कॉजेज होते हैं, तो प्री हिपैटिक मतलब लीवर के पहले क्या क्या चीज होता है, तो पोर्टल वेन का थ्रोम्बोसिस हो गया, मार्गावरोध, अति प्रवृत्ति, संगो वा शिराणाम ग्रंथों वा विमार्गनम चेती स्त्रोतसाम दुष्टि लक्षणम। यहाँ पे स्त्रोतस में अवरोध हो रहा है, संघ की प्रवृत्ति हो रही है, थ्रोम्बोसिस हो रहा है। पोर्टल वेन जो है, अभी देखिए पोर्टल वेन कहाँ है, स्प्लिनिक वेन कहाँ है। पोर्टल वेन आप लोग को दिख रहा है, यहाँ पे थ्रोम्बस हो गया, जमा हो गया, मतलब क्लॉट जैसा फॉर्म हो गया और वो जाने नहीं दे रहा। या स्प्लिनिक वेन कहाँ पर है, वो देखिए स्प्लिन से आ रही है, वहां पे वो जाने नहीं दे रहा है, इसकी वजह से प्रेशर बढ़ जाता है। तो पोर्टल वेन का थ्रोम्बोसिस हो गया, स्प्लिनिक वेन का थ्रोम्बोसिस हो गया, या मैसिव स्प्लिनोमेगैली। स्प्लिनोमेगैली है तो वो स्प्लिन बहुत बड़ा हो गया है, उसके स्त्रोतस जो है अवरुद्ध हो गए हैं। तो प्रेशर जो है जो स्प्लिन में भी जाना चाहिए, थोड़ा सा वहां पर भी जाए, थोड़ा लीवर में जाए, तो वो सब ब्लॉक हो गया है, वहां से आना जाना बंद हो गया है। स्प्लिनोमेगैली है, वहां पर भी अवरोध है, उसकी वजह से प्री हिपैटिक कॉजेज से पोर्टल हाइपरटेंशन होता है। फिर होता है और हिपैटिक, हिपैटिक कॉज क्या होते हैं लीवर में। तो लीवर के आप लोग चैनल्स देखेंगे, आप लोगों ने एनाटॉमी में देखा है, तो प्री सेनोसाइडल, इसको हम बोलते हैं स्किज़ोसोमियासिस, या कंजेनाइटल हेपेटिक फाइब्रोसिस। फाइब्रोसिस मतलब वहां पे गांठ गांठ ऐसे फाइब्रस सेल्स हैं, फाइबर्स हैं, गांठ गांठ है जो रास्ता का अवरोध कर रहे हैं। प्री साइनोसाइडल हो गया। साइनोसाइडल मतलब जो अंदर के साइनसेस होते हैं लीवर के अंदर के सेल में, वहां पे सेरोसिस ऑफ लीवर है। अल्कोहलिक हेपेटाइटिस है, लीवर का इन्फ्लेमेशन है, अल्कोहल की वजह से सूजन है, तो वो होने नहीं देगा। या पोस्ट साइनोसाइडल है, जहां पे हेपेटिक साइनोसाइडल ऑब्स्ट्रक्शन है, वीनो ऑक्लोसिव सिंड्रोम करके रहता है, जो बाद में पोस्ट साइनोसाइडल में ऑब्स्ट्रक्शन होता है। जब लीवर का आप लोग हिस्टोपैथोलॉजी देखेंगे तो वहां पे एक एक साइनसेस, ये सब आप लोगों ने पढ़ा है। चौरसिया का जो बीडी चौरसिया का जो एनाटॉमी का बुक है, वो आप लोग देखिए, उसमें सब अच्छे से दिया है। या कनिंगम का जो डिसेक्शन का बुक है, उसमें भी सब दिया है। तो इसमें कहीं ना कहीं अवरोध है। यत्र संग ख वैगुण्य व्याधि तत्रोपजयते, जहां पे ख वैगुण्यता के वजह संग हो जाता है और ख वैगुण्यता होती है, वहां पे व्याधि उत्पन्न हो जाता है। आगे देखते हैं पैथोफिजियोलॉजी क्या बोल रहे हैं। तो फंडामेंटल हिमोडायनेमिक एबनॉर्मेलिटी इज एन इंक्रीज रेजिस्टेंस टू पोर्टल ब्लड फ्लो। मतलब यहाँ पे क्या है कि रेजिस्टेंस मिल रहा है, पोर्टल ब्लड फ्लो जो आता है। जैसे कि आप लोग पाइप लीजिए, पानी का पाइप है,
उसको आपने प्रेस किया तो प्रेशर बढ़ जाता है। जब आपने रेजिस्टेंस दिया है उसको पाइप को, तो पानी बहुत दूर तक जाता है प्रेशर बढ़ने से। अगर उसका पाइप को आपने प्रेस नहीं किया, कहीं कुछ नहीं किया, तो अपने आप वो ठीक रहेगा। यहाँ पे रेजिस्टेंस बढ़ जा रहा है, कहीं ना कहीं थ्रोम्बोसिस हो गया है, या जो वॉल्स है वहां पे ब्लॉकेजेस है, या फिर वहां पे रुक्षता बढ़ गई है, उसकी वजह से वहां का ल्यूमेन जो है वो पतला हो गया है, तो प्रेशर बढ़ जाता है। Increased portal vascular resistance lead to gradual reduction in the flow of blood flow to the liver। मतलब जब वो वेस्कुलर रेजिस्टेंस मिल रहा है उसको किसी ना किसी तरह से, वहां पर भी एथेरोस्क्लेरोटिक चेंजेस होते हैं, प्लेक फॉर्मेशन होता है, वहां पे रास्ता ब्लॉक हो रहा है, और बहुत ही कम पतला रास्ता मिल रहा है कि वो, जैसे आप सोचिए पाइप में कचरा जमा हो गया साइड में, तो प्रेशर बढ़ जाता है ना, क्योंकि नीचे से तो आ ही रहे वो, जितना आहार रस वो तो पच के आएगा, लेकिन बीच का रास्ता में ब्लॉक है साइड में, तो इसीलिए वो बहुत प्रेशर बढ़ जाता है। साइमल्टेनियसली टू द डेवलपमेंट ऑफ कोलेटरल वेसल्स, तो उसके साइड में कोलेटरल वेसल्स तैयार हो जाते हैं, अलोइंग पोर्टल वेन टू बाईपास द लीवर। अगर रास्ता यहाँ से नहीं है तो हम लोग रास्ता दूसरे जगह से निकालते हैं, वैसे कोलेटरल वेसल तैयार हो जाते हैं जो बाईपास करते हैं लीवर से, और वो सिस्टमिक सर्कुलेशन में डायरेक्टली चले जाते हैं। उससे प्रेशर बहुत ज्यादा बढ़ता है और बहुत ज्यादा तकलीफ होती है। Collaterals develop when the pressure gradient between the portal and hepatic vein rises above the certain threshold. A process involves angiogenic factors। मतलब ये जो कोलेटरल्स कब तैयार होते हैं, जब पोर्टल वेन और हेपेटिक वेन का जो एक लेवल होता है उससे ज्यादा बढ़ गया, जिसको हम लोग एंजियोजेनिक फैक्टर्स बोलते हैं, उससे उसके वजह से प्रेशर बढ़ जाता है, कोलेटरल्स डेवलप होते हैं। At the same time, portal vein increases the splenic bed due to splenic vasodilation, increase cardiac output। तो जो वहां पे स्प्लेनिक जो ब्लड सर्कुलेशन हो रहा है वो भी, पोर्टल फ्लो बढ़ रहा है, वैसोडिलेटेशन भी हो रहा है, और कार्डियक आउटपुट भी बढ़ रहा है, क्योंकि इतना प्रेशर है। इसलिए पोर्टल वेस्कुलर रेजिस्टेंस इज इंक्रीज इन क्रॉनिक लिवर डिजीज। जो पुराना पुराना लिवर डिजीज जैसे सेरोसिस है, लीवर डैमेज हो रहा है, लीवर फेलियर हो रहा है, तो वो वेस्कुलर रेजिस्टेंस बढ़ जाता है, क्योंकि वहां पे रुक्षता आ गई है, लीवर सॉफ्ट नहीं, पूरा रास्ता ब्लॉक हो गया है। रास्ता ब्लॉक होने के बाद फिर वो क्या होगा, वेस्कुलर रेजिस्टेंस बढ़ जाता है, तो लीवर सेल की इंजरी होती है, स्टेलेट सेल एक्टिवेशन होता है, स्टेलेट सेल ट्रांसफॉर्म इनटू मायोफाइब्रोब्लास्ट, डी निवो एक्सप्रेशन ऑफ स्पेसिफिक स्मूथ मसल प्रोटीन अल्फा एक्टिन, एंडोथेलिन एनो प्रोस्टाग्लैंडिन्स, contraction of activated cells, abnormal blood flow pattern cause increased resistance, फाइब्रोजेनेसिस होता है, इंक्रीज रेजिस्टेंस लीड टू पोर्टल हाइपरटेंशन, ऐसा हम लोग को दिखता है। इसमें पैथोफिजियोलॉजी क्या होती है, portal venous blood is diverted into collateral channels and some bypass the liver cells and is stunted directly into the hepatic venous radicals and fibrous septa. These portohepatic anastomosis develop from the pre-existing stenocytes enclosed in the septa। ये सब लीवर में हो रहा है, सेरोसिस जब होता है, लीवर के जो अंदर सेरोटिक चेंजेस आते हैं, वहां पे सब पूरा रुक्षता आ गई, गांठ गांठ बन गए, सेरोटिक चेंजेस आ रहे हैं, नॉर्मल लीवर नहीं है, सेरोटिक लीवर है, तो इसमें ये सब रास्ता ब्लॉक हो जाता है। अभी देखिए इसमें दिखाया है, नॉर्मल जब रहता है तो कैसा रहता है लीवर में ब्लड सर्कुलेशन, जो ब्लू कलर के दिख रहे हैं वो सर्कुलेशन हो रहा है, लेकिन जहां पे नोड्यूल नोड्यूल आ गया है तो उससे कितना रास्ता ब्लॉक हो रहा है, ब्लड सर्कुलेशन हो रहा है। द रीजनरेटेड नोड्यूल्स बिकम डिवोर्स फ्रॉम द पोर्टल ब्लड सप्लाई। मतलब जो नोड्यूल्स रहते हैं ना वो पोर्टल ब्लड सप्लाई से दूर होते हैं, और हिपैटिक आर्टरी से उनको सब मिलने लगता है। हिपैटिक आर्टरी देखिए नॉर्मल वाले में कैसा दिख रहा है और इसमें कैसे दिख रहा है, नोड्यूल को भी, जो भी गांठ वगैरह बन रही है उनको भी ब्लड चाहिए तभी वो बढ़ती हैं। द ऑब्स्ट्रक्शन टू पोर्टल फ्लो इज पार्शियली ड्यू टू नोड्यूल्स विच कॉम्प्रेस हिपैटिक वेनस रेडिकल्स। जो नोड्यूल्स है ना वो कॉम्प्रेस करते हैं हिपैटिक वेनस रेडिकल्स को, उसके वजह से ब्लड सप्लाई अच्छे से नहीं हो पाता और प्रेशर फिर इसलिए बढ़ जाता है, पोर्टल हाइपरटेंशन होता है। तो सेरोसिस जब होता है, रेजिस्टेंट पोर्टल फ्लो, मैकेनिकल फाइब्रोसिस, नोड्यूल्स, डिस्कोलेजिन, ये सब चीजें आ जाती है लीवर में। लीवर में आगे हम लोग ये पढ़ेंगे क्यों होती है आयुर्वेद के हिसाब से, लेकिन ये नोड्यूल्स हो रहे हैं, फाइब्रोसिस, नोड्यूल्स, कोलेजिन हो रहे हैं, डायनेमिक रूप से मायोफाइब्रोब्लास्ट होता है, एंडोथेलियल सेल्स, पोर्टल कोलैटरल, तो इससे राइज इन पोर्टल प्रेशर, डेवलपमेंट पोर्टल सिस्टमिक कोलैटरल्स, हाइपरडायनेमिक सर्कुलेशन होने लगता है। कोलैटरल सर्कुलेशन जब होते हैं, साइड से कोलैटरल होते हैं, नॉर्मली 100% ऑफ द पोर्टल वेनस ब्लड फ्लो कैन बी रिकवर्ड फ्रॉम द हेपेटिक वेन,
whereas in the cirrhosis only 13% is obtained. जब मतलब ये cirrhosis होता है तो 100% पोर्टल वेनस ब्लड फ्लो होता है हेपेटिक वेन से जब होता है तो, लेकिन सिरोसिस में 13% ही होता है. द रिमाइंडर एंटर्स कोलैटरल चैनल्स विच फॉर्म 4 मेन ग्रुप. 4 ग्रुप होते हैं. अब कोलैटरल्स देखिए, कोलैटरल सर्कुलेशन आप लोग ना डायग्राम में देखिए और यहाँ पर भी देखिए. ग्रुप 1 रहता है एट द कार्डिया ऑफ स्टमक एट द एनस. एट द कार्डिया ऑफ द स्टमक पोर्टल सिस्टम अगर देखें तो लेफ्ट गैस्ट्रिक वेन, पोस्टीरियर गैस्ट्रिक वेन, शॉर्ट गैस्ट्रिक वेन. आप लोग को डायग्राम में दिख रहा होगा. यहाँ पे आप लोग देखिए डायफ्राम है, वेन्स ऑफ द सेपे है, इसोफेगस वराइसिस, स्टमक, फिर प्री अम्बिलिकल वेन, एब्डोमिनल वॉल्स, इंफीरियर मेसेंट्रिक वेन है. ये सब आप लोग को देख के और डीप में जानना है तो आप लोग पढ़ सकते हैं. उसके बाद में कोलैटरल सर्कुलेशन एट द एनस पोर्टल सिस्टम सुपीरियर हेमोरॉयडल वेन होता है. एनास्टोमोस विद मिडियल हेमोरॉयडल वेन, इंफीरियर हेमोरॉयडल वेन कैवल सिस्टम में. फिर कोलैटरल सर्कुलेशन एट द अम्बिलिकस इन द फेल्सफॉर्म लिगामेंट थ्रू द para umbilical veins anatomizing with superior abdominal veins. Group 3 where the abdominal organs are in contact with the retroperitoneal tissues or adherent to the abdominal wall. This collateral run from the liver to diaphragm and in splenorenal ligament and omentum. Collateral circulation group 4 portal venous blood is carried to the left renal vein through blood entering directly from the splenic vein. मतलब कोलैटरल कैसे हो रहे हैं. इसी तरह से असाइटिस जब होता है जलोदर तो पोर्टल वेन, पोर्टल हाइपरटेंशन बढ़ जाता है. फैक्टर्स इन्वॉल्व इन द पैथोजेनेसिस ऑफ असाइटिस इंक्रीज पोर्टल प्रेशर विद वैसोडाइलेटेशन ऑफ स्प्लेनिक arterial system, sodium retention due to activation of RAS due to hyperaldosteronism causing fluid accumulation and expansion of ECF. Sodium retention is also the consequence of a homeostatic response caused by underfilling of arterial circulation secondary to the splenic vasodilatation. Increased production of splenic lymph, hypoalbuminemia. ये सब मॉडर्न टर्मिनोलॉजी है. क्लिनिकल पिक्चर क्या होता है. सिरोसिस इज द कॉमनेस्ट कॉज. Past abdominal infectious condition is important to extrahepatic portal vein thrombosis, inherited or acquired thrombotic conditions, drugs like sex hormones predisposed to portal and hepatic vein thrombosis. Hematemesis मतलब उल्टी में खून आता है, इज द कॉमनेस्ट प्रेजेंटेशन. खून आता है वहां से. मलीना मतलब लैट्रिन में खून आता है, और वो भी सूखा हुआ. मलीना विथ हेमेटाइमेसिस में रिजल्ट फ्रॉम ब्लीडिंग वराइसिस, ब्लीड होने लगता है. क्लिनिकल फीचर्स में देखिए पोर्टल हाइपरटेंशन से कोलैटरल्स हो रहे हैं. किस तरह से असाइटिस में आप लोगों ने देखा होगा पेट में कैसे ब्लड वेसल्स प्रोमिनेंट होती है. एब्डोमिनल वॉल वेन्स देखिए, प्रोमिनेंट कोलैटरल वेन्स रेडिएटिंग फ्रॉम द अम्बिलिकस आर टर्म्ड कैप्यूट मेड्यूसा. The venous hum may be heard usually in the region of xiphoid process or umbilicus. Splenomegaly mild to moderate होता है, ascites होता है, anorectal varices होता है, fetor hepaticus ऐसा होता है. डायग्नोसिस ऑफ पोर्टल हाइपरटेंशन कैसे होता है. तो अल्ट्रासोनोग्राफी करते हैं, डॉपलर अल्ट्रासोनोग्राफी करते हैं, सीटी कॉन्ट्रास्ट आर्टेरोपोर्टोग्राफी, ये एक नया टेक्नोलॉजी है पोर्टल हाइपरटेंशन को नापने के लिए. एमआर एंजियोग्राफी, इसी तरह से एचबी देखते हैं, सीटी एब्डोमेन देखते हैं, फिर एलएफटी देखते हैं, प्रोथ्रोम्बिन टाइम देखते हैं, यूरिन रूटीन देखते हैं, पोर्टल वेन का डॉपलर कराते हैं, फिर हमें पता चलता है. इसके कॉम्प्लिकेशन बहुत डिफिकल्ट होते हैं ठीक करना. वराइसियल ब्लीडिंग होता है, अंदर जो रक्त वाहिनियां है ना वो ब्लीड हो जाते हैं, इतना प्रेशर बढ़ जाता है. कंजेस्टिव गैस्ट्रोपैथी, हाइपरस्प्लेनिज्म, असाइटिस, आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया, रीनल फेलियर, हेपेटिक एन्सेफेलोपैथी. एन्सेफेलोपैथी मतलब पूरा वहां पे हेपेटिक आर्टरीज और वेन सब डैमेज हो रही है, लीवर सेल्स डैमेज हो रहे हैं. इसके बाद क्या होता है डायग्नोसिस ऑफ वराइसिस. रक्त वाहिनी के अंदर से अगर देखें तो ग्रेड 1 में डिप्रेस्ड ऐसा रहता है, ग्रेड 2 में कैसा रहता है, कॉन्फ्लुएंट में ऐसा होता है, और ये रक्त वाहिनी इतनी फ्रजाइल हो जाती है कि फट जाती है और वहां से ब्लीडिंग होने लगता है. ऐसे देखिए एंडोस्कोपी में दिख रहा है, पहला देखिए कैसा है, दूसरा और तीसरा. इतना ज्यादा यहाँ पे स्त्रोतोरोध हुआ है, रक्त वाहिनी इतनी कमजोर हो जाती है कि फट जाती है, बहुत ज्यादा फ्रजाइल हो जाती है, पतली हो जाती है. मैनेजमेंट ऑफ एक्यूट वराइसल ब्लीड, ये एलोपैथी के हिसाब से डायग्नोस्टिक एंडोस्कोपी इज परफॉर्म फर्स्ट, हेमोडायनामिक मॉनिटरिंग इज डन,
fresh frozen plasma, vitamin K and platelet transfusion is necessary given to prevent further worsening of coagulation. Hepatic encephalopathy is prevented by giving lactulose. Therapeutic options available are vasoactive drugs, endoscopic sclerotherapy, varicose banding. varices जो है रक्तवाहिनी फट रही है तो उसको बैंड करते हैं. फिर सेंक्स टेकन ब्लैकमोर ट्यूब. टिप्स: ट्रांसजुगुलर इंट्राहेपेटिक पोर्टल सिस्टम स्टेंटिंग. स्टेंट लगाते हैं वहां पे, जैसे हार्ट में हम लोग स्टेंट लगाते हैं वैसे स्टेंट लगा देते हैं. ट्रांसजुगुलर इंट्राहेपेटिक पोर्टो सिस्टमिक स्टेंटिंग. यहाँ पे क्या बता रहे हैं? एडमिशन विद हेमेटोसिस और एंडोरमलिना, वैसोएक्टिव ड्रग्स एंड एंटीबायोटिक्स, डायग्नोस्टिक एंडोस्कोपी, एक्टिव ब्लीडिंग, इसोफेजियल वेराइसिस, स्पॉटिंग और ऊजिंग, स्क्लेरोथेरेपी, बैंड लाइगेशन. टेक्निकल फेलियर अगर हो गया तो बैलून टेम्पोनेट, ड्रग कंटिन्यूड, गैस्ट्रिक एंड इसोफेजियल बलून विदाउट ट्रैक्शन 24 आवर मैक्सिमम. अगर सक्सेसफुल हो गया तो ड्रग कंटिन्यूड फॉर 5 डेज. अगर फेलियर हो गया तो बैलून टेम्पोनेट, सेकंड थेरोपेटिक एंडोस्कोपी. फेलियर हुआ तो प्रॉब्लम ब्लीडर्स. टिप्स मतलब ट्रांसजुगुलर इंट्राहेपेटिक पोर्टल सिस्टमिक स्टेंटिंग करते हैं. ग्रेड बी एंड सी पेशेंट इफ टिप्स अनअवेलेबल, इंजेक्शन ऑफ ग्लू और ट्रांसेक्शन, स्टंट सर्जरी. और टिप्स मतलब ट्रांसजुगुलर इंट्राहेपेटिक पोर्टल सिस्टमिक स्टेंटिंग. ग्रेड ए पेशेंट, ट्रांसप्लांटेशन डिसीजन. और अगर सक्सेसफुल हो गया तो ड्रग बंद करके सक्सेस आफ्टर 5 डेज, सेकेंडरी प्रिवेंशन इसे करते हैं. अगर एक्यूट वराइसियल ब्लीड हो रहा है, रक्तवाहिनी फट गई है, तो वैसो एक्टिव ड्रग्स देखते हैं, वैसोप्रेसिन, टेलीप्रेसिन, बोथ लोअर पोर्टल वेनस प्रेशर बाय कंस्ट्रिक्शन ऑफ स्प्लेनिक आर्टेरियोल. स्पैमेटोस्टेटिन in addition to constriction of splenic arterioles inhibits splenic vasodilated peptides like glucagon, octreotide. और एडमिशन में हेमेटोमेसिस और मलीना. वैसोएक्टिव ड्रग्स एंड एंटीबायोटिक्स, डायग्नोस्टिक एंडोस्कोपी, एक्टिवली ब्लीडिंग इसोफेजियल वेराइसिस, स्पॉटिंग और ऊजिंग, स्क्लेरोथेरेपी और बैंड लाइगेशन. वहां पे सब मैकेनिकल इलाज करते हैं. वो ये नहीं देखते हैं कि आम है क्या, स्त्रोतोरोध है क्या, अस्थि धातु का विमार्गमन है क्या, अति संघ है, अति प्रवृत्ति है, ये सब नहीं देखते हैं. वहां पे मैकेनिकल इलाज होता है. टेक्निकल फेलियर हो गया तो बैलून टेम्पोनेट, ड्रग कंटिन्यूड, गैस्ट्रिक और इसोफेजियल बलून विदाउट ट्रैक्शन 24 आवर मैक्सिमम. अगर सक्सेसफुल हो गया तो ड्रग कंटिन्यूड फॉर 5 डेज. फेलियर हो गया तो बैलून टेम्पोनेट, सेकंड थेरेपेटिक एंडोस्कोपी. फेलियर हो गया तो प्रॉब्लम लीडर्स. टिप्स: ग्रेड बी एंड सी पेशेंट इफ टिप्स अनअवेलेबल, इंजेक्शन ऑफ ग्लू और ट्रांसेक्शन, स्टंट सर्जरी. और टिप्स: ग्रेड ए पेशेंट, ट्रांसप्लांटेशन डिसीजन. ड्रग स्टॉप करके अगर सक्सेसफुल हो गया तो ड्रग स्टॉप करके सक्सेस आफ्टर 5 डेज, सेकेंडरी प्रिवेंशन. Management of acute variceal bleed. The combination of immediate use of a vasoactive drug and endoscopic banding ligation or sclerotherapy is the therapeutic gold standard for acute treatment of bleeding varices. Admission with hematemesis, मतलब खून की उल्टी हो रही है या लैट्रिन के थ्रू खून आ रहा है, तो vasoactive drugs and antibiotics, diagnostic endoscopy, actively bleeding esophageal varices, spotting और oozing, स्क्लेरोथेरेपी, बैंड लागेशन, टेक्निकल फेलियर, बैलून टेम्पोनेट, ड्रग कंटिन्यूड. एक ही प्रोटोकॉल है, हर तरह में यही काम करते हैं. एक ही प्रोटोकॉल को गैस्ट्रिक इसोफेजियल बैलून विदाउट ट्रैक्शन 24 आवर मैक्सिमम. सेकंड थेरेपेटिक एंडोस्कोपी. फेलियर हो गया तो प्रॉब्लम ब्लीडर. टिप्स: ग्रेड बी एंड सी पेशेंट इफ टिप्स अनअवेलेबल, इंजेक्शन ऑफ ग्लू और ट्रांसेक्शन, स्टंट सर्जरी. और टिप्स: ग्रेड ए पेशेंट्स, ट्रांसप्लांटेशन डिसीजन. ट्रांसप्लांटेशन किसका है? तो लीवर का और सारे आर्टरीज और सब ब्रेन का सब ट्रांसप्लांटेशन करते हैं. और सक्सेसफुल हो गया तो ड्रग कंटिन्यूड फॉर 5 डेज. फेलियर हो गया तो बैलून टेम्पोनेट या ड्रग स्टॉप करते हैं सक्सेस आफ्टर 5 डेज, सेकेंडरी प्रिवेंशन. ये प्रोटोकॉल फिक्स है. दूसरा है कि मैनेजमेंट ऑफ एक्यूट वराइसल ब्लीड. हिपैटिक वेन देखिए कैसा है, पोर्टल वेन कैसा है, और वहां पे ब्लीड हो रहा है तो एंड अब ये टिप्स क्या होता है? जो ट्रांसजुगुलर जो स्टेंट बैठा है, हेपेटिक जुगुलर जो बताया वो, एन अनएक्सपैंडेबल मेटल स्टेंट इज इंसर्टेड बिटवीन पोर्टल वेन एंड हेपेटिक वेन. पोर्टल वेन और हेपेटिक वेन के बीच में एक स्टेंट बैठा है. रेड कलर का आपको डार्क दिख रहा होगा. स्टेंट बैठाते हैं, एक तरह से नली बिठा देते हैं. प्रोड्यूसिंग इंट्राहेपेटिक पोर्टोसिस्टमिक स्टंट. अप्रोच इज टेकन थ्रू इंटरनल जुगुलर वेन. मैनेजमेंट ऑफ एक्यूट वराइसल ब्लीड. अब ये वराइसल ब्लीड हो रहा है तो इसको कैसे करते हैं? सब मैकेनिकल है. यहाँ पे संप्राप्ति भंग नहीं करना, अग्नि को ठीक नहीं करना, रक्त पाचक वगैरह नहीं देना, सब मैकेनिकल है. यूज ऑफ
Since taken, Blackmore tube has decreased nowadays with use of vasoactive drugs, sclerotherapy and tips. यहाँ पे इसोफेजियल एस्पिरेशन होल है, इसोफेजियल बलून है, इसोफेगस है, गैस्ट्रिक बलून है, स्टमक है, गैस्ट्रिक एस्पिरेशन होल्स है। ये सब मैकेनिकल इलाज करते हैं। मैनेजमेंट ऑफ रिकरेंट वराइसल ब्लीड है तो सीरम बिलिरुबिन देखते हैं, सीरम एल्बुमिन देखते हैं, असाइटिस है, न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर, न्यूट्रिशन है। तो अगर सीरम बिलिरुबिन बिलो 2 है, बी में 2 3 है, सी में ओवर 3 है, सीरम एल्बुमिन ओवर 3.5, 3 to 3.5, अंडर 3। असाइटिस नन है, इजिली कंट्रोल्ड, पुअरली कंट्रोल्ड। न्यूरोलॉजिकल नन है, मिनिमम। एडवांस कोमा है, न्यूट्रिशन एक्सीलेंट, गुड, पुअर और वेस्टिंग। मैनेजमेंट ऑफ वराइसल हिमरेज, रिकरेंट एक्यूट ब्लीडिंग है, एंडोस्कोपिक थेरेपी, फार्मेकोलॉजिकल थेरेपी, कंट्रोल ऑफ ब्लीडिंग, कंपनसेटेड सिरोसिस, चाइल्ड केस ए, सर्जिकल स्टेंट वर्सेस टिप्स। टिप्स मतलब वो जो ट्रांसजुगुलर जो स्टेंट है, वो लीवर ट्रांसप्लांटेशन। मतलब इनके पास इलाज नहीं है एलोपैथी साइंस में, लीवर ट्रांसप्लांट लास्ट ऑप्शन है। डिकम्पनसेटेड सिरोसिस क्लास, चिल्ड्स क्लास, चाइल्ड्स क्लास बी और सी, ट्रांसप्लांट इवेल्युएशन, एंडोस्कोपिक थेरेपी और बीटा ब्लॉकर्स, कंसिडर टिप्स, liver transplantation. Secondary prevention of variceal bleeding, बीटा ब्लॉकर्स जो दवाइयां, प्रोपेनोलॉल, एटेनोलॉल, मेटोप्रोलॉल, जो भी है ना, ये बीटा ब्लॉकर्स आर यूज्ड एज सेकेंडरी मेजर टू प्रिवेंट रिकरेंट वराइसल ब्लीडिंग। प्रोपेनोलॉल और नेडोलोल is effective in reducing portal venous pressure. Administration of these drugs at doses that reduce the heart rate by 25% has been shown in to be effective in primary prevention of variceal bleeding. मतलब वहां पे प्रेशर कम कर दिया, ब्लीडिंग कम हो गया। इनका ये कॉन्सेप्ट है कि प्रेशर पे सारा, मतलब ये फिजिक्स का यूज करते हैं, मैकेनिकल सारा ट्रीटमेंट करते हैं। यहाँ स्टेंट बिठा दो, यहाँ पे प्रेशर कम कर दो, ऐसा चिकित्सा रहता है। अब यहाँ पे हम लोग आयुर्वेद में कैसे सोचते हैं, आयुर्वेद के हिसाब से भी आपको ये मालूम होना चाहिए। और आयुर्वेद जो चिकित्सा करता है वो बहुत सफल चिकित्सा होती है, लेकिन पेशेंट को आयुर्वेद पे भरोसा होना चाहिए। ठीक है, मैं कुछ चिकित्सा बताऊंगा, इस पर आप लोग कुछ बोलना चाहते हैं तो बोल सकते हैं। डॉक्टर हरीश बत्रा जी, डॉक्टर शशि तिवारी मैम, कुछ बोलना चाहते हैं आप लोग? महेंद्र सर, मैंने जो भी बताने का कोशिश किया आप लोग को पहुंचा है वो चीज मैं बता रहा हूँ जो? शशि हाँ मैम। जी सर नमस्ते। हाँ जी सर नमस्ते सर। बहुत अच्छा बताया सर। मेरे एक फ्रेंड को भी बल्कि बीच में पोर्टल हाइपरटेंशन की प्रॉब्लम हो गई थी, तो मैंने उनको बोला था कि एक बार आपसे कंसल्ट करने के लिए, काफी टाइम पहले की बात है, बट उन्होंने किया नहीं। तो मैंने उनसे पूछा कि आपको डाइजेशन के कोई इशू है, तब उन्होंने कहा नहीं, मेरा डाइजेशन तो एकदम बिल्कुल ओके है। और बंदे का हिस्ट्री में था, अल्कोहल वगैरह का कंजम्पशन था, स्ट्रेस वगैरह था, ये सब सारी चीजें थी। बट जब मैंने डाइजेशन का पूछा तो उन्होंने बोला डाइजेशन ओके है। तो डाइजेशन वगैरह तो ऐसे केसेस में ओके नहीं रहना चाहिए। तो उन्होंने झूठ बोला ना। अभी मेरे हाँ। पास बेस एमडी डॉक्टर आई थी, तो वो क्या, हम्म। मेरे को भूख नहीं लगता है, और उनका बीमारी कुछ ऐसा था कि उनका जिम में जाने की वजह से मसल टेयर हो गया, पूरा स्पाइनेटस मसल, अच्छा। और उनका वजन बहुत ज्यादा बढ़ गया है। तो ऐसे मैंने पूछा आपको भूख लगती है? हम्म। मैं बस खाती हूँ, मैं घर जाती हूँ तो बहुत मेहनत करके जाती हूँ, मुझे भूख नहीं लगती है, लेकिन मैं बहुत सारा खा जाती हूँ, तो इसलिए उनका वेट बहुत ज्यादा बढ़। जी सर। तो ऐसे वो जो बोलते हैं ना, वो टेम्पटेशन सर, होता है, दिमाग में भूख रहता है, असली भूख नहीं रहता। हाँ वो तो है। मैं पेशेंट को यही तो बताती हूँ कि मान लो कभी गलती से नहीं खा पाए, हो जाता है ना, कई बार स्किप हो जाता है, तो उस वक्त ये मत सोचिए, बल्कि ये सोचिए कि ठीक है, बॉडी में एक तरह की फास्टिंग हो गई। और बहुत सारे लोग का रहता है, क्रेविंग तो रहती है खाने का, खाते हैं। और मैंने सर कई सारे लोग को ऐसा भी देखा है जो जिम ज्वाइन करते हैं पतला होने के लिए, बट जिम के बाद उनका और अच्छा खासा वजन बढ़ जाता है। जी। तो वहां पर लगता है यही हेतु होगा। तो अभी मैं सर पर्सनली तो नहीं ट्रीट किया है पोर्टल हाइपरटेंशन के पेशेंट, क्योंकि पहले तो वाकई डर लगता था पोर्टल हाइपरटेंशन वगैरह के। लेकिन अब आगे रहेगा, अगर कोई डायरेक्ट आता है जैसे फ्रेंड वगैरह का, तो नहीं ट्रीटमेंट करती हूँ, वो सब तो रिफर कर देती हूँ। नहीं, तो आप फिर रेफर आपको नहीं से करेंगी, आप इनको ठीक करेंगी। अभी इसको मतलब हम उनको ठीक रिफर कर करें। देती हूँ, मतलब जैसे अपने किसी हायर वैद्य लोग को ही रिफर करती हूँ। हाँ। एलोपैथी वालों को तो मैं नहीं रिफर करती हूँ, मैं तो बोलती हूँ सीधे भाई आप आइए हमारे पास ही है। बट फ्रेंड्स वगैरह में क्या होता है ना कि आपकी बात तो मानेंगे नहीं, परहेज करेंगे नहीं। तो जो इंसान परहेज नहीं करता फिर उसका ट्रीटमेंट करने को कोई फायदा नहीं होता ना सर। नहीं, वो परहेज करते हैं, आप उनको ऐसा चीज तो दिखाइए कि आप कुछ कर सकते हैं। अगर पोर्टल हाइपरटेंशन से आपके हाथ पैर कांपने लगे और आप कुछ बोल ही नहीं पा रहे, तो वो विश्वास क्यों करेगा आप पर? जी सर जी ये सर। मैं जो ये सेशन ले रहा हूँ, ये मैं आप लोग को इसलिए बता रहा हूँ कि इसको हमें किस तरह से सोचना है। ये समझ जाएंगे तो आपको बोलने में इजी जाएगा।
तब सामने वाला विश्वास करेगा कि हाँ इनको कुछ जानकारी है और मुझे इतना फायदा होगा, है ना। अब जी इसमें सर। हमें क्या करना है, पोर्टल हाइपरटेंशन है, पेशेंट रिपोर्ट लेके आया, तो उसकी उदर चिकित्सा, जलोदर जैसे सिम्टम्स रहेंगे, अल्कोहल पिया हुआ रहेगा या लीवर सिरोसिस हुआ रहेगा, तो उसकी उदर चिकित्सा और पूरे हाथ पैर में सूजन आई रहेगी, तो हमें शोथ की चिकित्सा और उदर की चिकित्सा करनी है, पहला चीज। दूसरा, कभी कभी अगर रक्त पित्त जैसे मतलब खून आ रहा है, उसको ऊपर से भी खून आ रहा है, लेटरिन से भी खून आ रहा है, तो इसमें पित्तज उदर का चिकित्सा हमें अपनाना है। कुछ दवाइयां मैं बताता हूँ और उसके बाद में और ट्रीटमेंट बताऊंगा। इस पे डिस्कशन होना चाहिए, हमारे वैद्य लोग डिस्कस नहीं करते, जो बड़े बड़े लोग हैं वो लोग तो ठीक कर देते हैं, लेकिन जो नॉर्मल वैद्य लोग रहते हैं उन तक ये बात पहुंचनी चाहिए कि कैसे मैनेज करना है। तो सबसे पहले हमें यहाँ पे कुछ कषाय वगैरह मैं बता रहा हूँ, अगर ये पोर्टल हाइपरटेंशन थोड़ा ही हुआ है तो हमें कुछ शमन चिकित्सा करना चाहिए, नहीं तो उधर ही तो विरेच नहीं, तो चिकित्सा है ही, पेशेंट को दूध पे रख दिया है हमने। अगर वो मदाध्य की हिस्ट्री है तो मदाध्य की चिकित्सा करना है। अगर वो उदर का है पेशेंट तो हमें दीपन पाचन ग्रहणी की चिकित्सा, आसवरिश देना है, पानी बंद करना है, उदर की चिकित्सा। अगर थोड़ा है तो हम लोग कषाय कुछ कुछ देते हैं जिससे पोर्टल हाइपरटेंशन ठीक होता है, तो उसमें वासा गुडुच्ची आदि कषाय अगर हम लोग 60-60 ml सुबह शाम देते हैं, खाने के पहले देते हैं, पोर्टल हाइपरटेंशन में 100% फायदा होता है। बासा जो है वो क्या करता है, यकृत की शुद्धि करता है, गुडुचि तिक्त रस की वजह से आम का पचन करता है और धात्वग्नि को बढ़ाता है क्योंकि तिक्त रस है ना। तो बासा गुडुचि गुडुचि आदि कषाय बहुत अच्छा काम करता है। नेग्रोदादि कषाय, नेग्रोदादि गण का कषाय जो कषाय रसात्मक है, तो वहां पे जो वाराइसिस हो गए, रक्तवाहिनी फुट रही है या कमजोर हो गई है, उसको हील करता है क्योंकि कषाय रसात्मक है। तो नेग्रोदादि गण जो है सुश्रुत संहिता में बताया, उसका कषाय मिलता है मार्केट में भी, वह 60-60 ml खाने के पहले देने से फायदा होता है। इसी तरह से तिक्तक कषायम दीपन पाचन करेगा, स्त्रोतोरोध दूर करेगा, 60-60 ml सुबह शाम देते हैं। त्रिफलादि कषायम देते हैं, इसमें त्रिफला होता है, गुडुचि होता है, बासा होता है, कुटकी होता है, किरातिक्त होता है, सब यकृत की शुद्धि करता है और रक्तवास स्त्रोतस का आम का पचन करता है। जो हम लोग रक्त पाचक देते हैं ना, रक्तवास स्त्रोतस में आम है सब जगह, स्त्रोतोरोध है, उसको पचाना है, पचाएंगे रास्ता खुलते जाएगा, आम ही सब जगह जा रहा है इसलिए हाइपरटेंशन हो रहा है। यही कॉन्सेप्ट है, अग्नि को बढ़ाना है और आम का पचन करना है। तो त्रिफला, गुडुचि, बासा, कुटकी, किरातिक, ये त्रिफलादि के शम से पेट साफ होता है, आम का पचन होता है, सर्कुलेशन अच्छा होता है, पोर्टल हाइपरटेंशन में फायदा होता है। गुडुचि त्रिफला त्रिवित कषायम, इसमें गुडुचि भी है, त्रिफला भी है, त्रिवित भी है, तो एक पेट साफ करते जाएगा, पानी निकलते जाएगा, त्रोतस को शुद्ध करते जाएगा और गुडुचि हील भी करते जाएगा, अग्नि को भी बढ़ाएगा। त्रिफला जो है एंटीबायोटिक भी है, हील भी करते जाएगा, कषाय रसात्मक भी है। इसी तरह से पुनर्नवादी क्वाद शोथग्न है और नारायण चूर्ण है, जो उदर चिकित्सा में नारायण चूर्ण बताए, वो दीपन पाचन भी करेगा। वैश्वानर चूर्ण का प्रयोग करते हैं, अजमुदादि दाढ़ी मास्टक चूर्ण, फिर लवण भास्कर चूर्ण। ये नहीं सोचना है कि लवण भास्कर चूर्ण दे रहे तो नमक से बीपी बढ़ेगा, नहीं, वो दीपन पाचन ऐसा बनाया गया है कि वो बीपी को कम करता है आम पाचन करके। कोई भी अति नहीं देना है लेकिन थोड़ा थोड़ा हम दे सकते हैं दीपन पाचन सोच के। फिर गोक्षुर है, कोकिलाक्ष का कषाय है, यह देने से मूत्र प्रवृत्ति अच्छे से होती है ना, और रक्त की शुद्धि होती है कोकिलाक्ष और गोक्षुर से, उससे पोर्टल हाइपरटेंशन ठीक होता है क्योंकि जितना मूत्र प्रवृत्ति होगा उतना ये प्रेशर जो है वो ब्लड का वो कम होगा। फिर त्रिवृत क्षीर कषायम, दूध में शीरपाक बना के त्रिवृत को देना है, इससे दूध में बनाया है तो बल्य है, बृहण है, जीवनीय है दूध, पयः जीवनियानम श्रेष्ठ है, ऐसे बोला है, दूध जीवनीय में श्रेष्ठ है, तो वो है। और त्रिवृत है, पेट साफ करते जाएगा। तो इसमें हम 25 ग्राम चूर्ण लेते हैं, दूध में पकाते हैं और 100 ml दूध 100 ml पानी, इसको पकाते हैं और 100 ml तक जब शीर रह जाता है वो देते हैं। तो त्रिविध शीर कषायम से पेट अच्छे से साफ होता है, बल भी मिलता है, रक्त वाहिनियों को भी ताकत मिलती है। फिर अभ्या धारवादी कषायम, तो अभ्या जो है हरित की, यस्य न माता तस्य माता हरित की, हरित की कषाय रसात्मक है, पित्त की संप्राप्ति होती है वहां पे हरित की बहुत अच्छा काम करती है, और अभ्या जो है वो पेट साफ करती है। तो पोर्टल हाइपरटेंशन विद सेरोसिस, जहां सेरोसिस है, जहां सेल्स डैमेज हो गए उसको हील करना है तो कौन करेगा, तो अभ्या, वो माँ के समान है तो वो बहुत अच्छा काम करती है। इसी तरह से पटोल आदि चूर्ण 3 ग्राम देते हैं रात को सोने के टाइम पे, नारायण चूर्ण देते हैं तक्र के साथ, बहुत अच्छा काम करता है। गुडुचि का स्वरस है, वो पोर्टल हाइपरटेंशन और सेरोसिस में सबसे अमृत के समान है, बहुत अच्छा काम करता है।
फिर उसके बाद में दशमूल का पानीयम, दशमूल का काढ़ा दें, पुनर्नवा का काढ़ा दें, बहुत अच्छा फायदा होता है। फिर मंडूर वटकम, पुनर्नवादी मंडूर वटकम अगर देते हैं तो वहां पे जो मंडूर है वो रक्त वाहिनियों का प्रसाधन करता है, रक्त वाहिनियों को बल देता है, क्योंकि वो मंडूर है। उसका जो प्रॉपर्टी आप देखेंगे, मंडूर जो है वो हील करता है, रक्त वाहिनियों को भी अच्छा करता है, रक्त स्त्रोतस पे भी काम करता है, लीवर पे भी काम करता है, और शोथ को भी कम करता है, सिरोसिस को भी ठीक करता है। इसी तरह से दशमूल हरित की हम लोग देते हैं, शिलाजत्वादी वटकम वटकम या लेहम देते हैं। शिलाजीत जो है वो सिरोसिस ऑफ लीवर में, पोर्टल हाइपरटेंशन में अमृत के समान है, क्योंकि वो एक तरह से पत्थर है शिलाजीत। वो पत्थर जो है ना, वो आम का इतना पचन करता है, लेखन कार्य करता है, और उसके साथ में वो पत्थर है तो रक्त वाहिनियों में जो अस्थि तत्व की कमी हो गई है उसको बढ़ा देगा, अच्छा कर देगा। इसी तरह से कुटस त्रिफला लेहम, कुटस जो है वो खुद हील करने का प्रॉपर्टी रखता है, और जो लैट्रिन में खून आ रहा है तो मतलब वहां पे हील कर देता है कषाय रस से। और अतिसार में, रक्तातिसार में हम लोग कुटस देते हैं, तो कुटस त्रिफला लेहम देने से, लेह फॉर्म में देते हैं तो बहुत अच्छा फायदा होता है। इसी तरह से घृत कल्पना देना बहुत जरूरी है, क्योंकि स्नेहन होना जरूरी है, तो इसलिए अमृत आदि घृतम देते हैं, जो वंग सेन में लिखा है, बहुत अच्छा काम करता है। इसी तरह से वर्धमान पिपली रसायन देते हैं। वर्धमान पिपली रसायन जो है, पिपली जो है वो लीवर के लिए अमृत है। लीवर पे सबसे अच्छी दवाई कौन काम करती है, तो पिपली करती है। लीवर का मतलब एक एक सेल को नया रीजनरेट करती है, क्योंकि पिपली खुद ही रसायन द्रव्य है ना। तो पिपली का गुणधर्म सब देखेंगे तो वो, और वर्धमान पिपली हम लोग दे रहे हैं। लेकिन जहां पे ईसोफेजियल वराइसिस है, जहां पे अन्न नलिका फट गई है, क्रैक हो गए, वहां पे इतना उष्ण पिपली रसायन नहीं देना है। वो छोड़ के बाकी अगर लीवर सिरोसिस है, पोर्टल हाइपरटेंशन है, उसमें हम लोग दे सकते हैं। इसके बाद में और चिकित्सा में बताऊंगा, अभी आप लोग थोड़ा बोलिए फिर मैं बोलता हूँ। आप लोग कुछ बोलना चाहते हैं पोर्टल हाइपरटेंशन पे? मनीषा मैडम जी, आपने कुछ पेशेंट देखे हैं असाइटिस विद पोर्टल हाइपरटेंशन? माधुरी मैम, वर्षा मैम, कुछ बोलना चाहेंगी? पोर्टल हाइपरटेंशन भी था, और हाँ मनीषा मैम बोलिए। मनीषा मैम आपकी हाँ आवाज। मैडम, सर इस पेशेंट को देखना। सर मेरे नेटवर्क का बहुत प्रॉब्लम है, बात भी नहीं कर पा रही मैं। आ रहा आवाज सर? आ रहे हैं मैम। हेलो। हाँ जी, आ रहे हैं। हाँ कट रहा है, मैं क्वेश्चन भी पूरा नहीं सुन पाती। हाँ सर बिल्कुल सेम ऐसी पेशेंट अभी, और हिपेटिक में भी थी, एनीमिया भी था उसको, और एसाइटिस से भी, और किडनी में भी उसको सेम एच की पेशेंट, और 1 डेढ़ साल से पीड़ित थी। तो उसको इसी कंडीशन में रखे, कॉन्स्टिपेशन भी उसको कंटिन्यूअसली, डाइजेशन भी नहीं, और गैस भी, गैस्ट्राइटिस भी, और यूरिन मूत्र स्तंभ भी था। तो इसमें इसी तरह से अपन ने पित्त जो उदर विकृति ट्रीटमेंट दिया, और आशा वरिष्ठ पर रख करके, और जो गोक्षरू और क्षार औषधियों को मिला करके, योग बना करके, गोक्षरू वरुण कषाय ये सब चलाया साथ में। और एनीमिया में भी उसका ब्लड भी बार बार चढ़ता था, तो वो भी कम हो गया, ब्लड भी नहीं चढ़ा, और ब्लड भी 7.45 ऐसे चलने लगा, रहने लगा अभी, और वेट भी अच्छा गेन हुआ। अभी तो ठीक थी सर, लेकिन वो बीच बीच में फिर वैसी थोड़ा थोड़ा सा उसका उधर में आ जाता है सर, एसाइटिस हो ही जाता है बीच बीच में। जी। जी, तो ना अभी हमारे पास जब आ रहे हैं पोर्टल हाइपरटेंशन के पेशेंट आ रहे हैं, तो इनकी चिकित्सा पित्तोदर और शोथ की समझ के हम लोग करें तो बहुत अच्छा फायदा होता है। तो अभी हमें हेतु निकालना है कि ये क्यों हुआ है पोर्टल हाइपरटेंशन। तो पेशेंट ने क्या कटु अम्ल लवण रसात्मक द्रव्य बहुत खाए हैं क्या, वो पूरा हमें हेतु निकालना है। और आम की संचिति बहुत ज्यादा है क्या, तो हमें सिम्टम में क्या मिल रहा है, ज्वर, मूर्छा, दाह, तृष्णा, भ्रम, अतिसार, ऐसा मिल रहा है क्या? या मुख, नेत्र, नख, पुरुष मूत्र, त्वचा पीला या हरा हो रहा है क्या? उधर पे सिरा जाल है क्या? सिराओं का कलर नील वर्ण का है, पीले रंग का है, या ताम्र वर्ण का है क्या? उधर का जो ऊपर का स्किन है वहां पे कैसा है? उधर का स्पर्श मृदु है क्या? जातोदका अवस्था आ गई है क्या, मतलब पानी जमा हो रहा है क्या? पसीना ज्यादा आ रहा है, गर्मी लग रहा है, सर्वांग दाह हो रहा है क्या? और त्वचा में क्लिन्नता बहुत ज्यादा है क्या? ये हमें पहले तो चिकित्सा करना देखना है।
अच्छा से डायग्नोसिस होना चाहिए। सबसे पहले हमें अवस्था का विचार करना है, और जो उदर व्याधि होती है, हमें पोर्टल हाइपरटेंशन को ठीक करना है, तो वहां पे सबसे बड़ी चिकित्सा विरेचन होती है और अग्नि को ठीक करना होता है। जातोदक अवस्था में तीक्ष्ण विरेचन, अजातोदक अवस्था में मृदु विरेचन। हमें स्त्रोतस को शुद्ध करना है, कचरा को निकालना है, क्योंकि अति मल संचिति होती है, अग्नि मांद्य होता है, तो इसलिए स्त्रोतस शुद्ध करना है। उसके बाद में हमें शोधन करते जाएंगे, तो इसमें पहले दोष संचय बहुत ज्यादा है, मल संचय बहुत है, स्त्रोतोरोध बहुत है, तो विरेचन करना सबसे अच्छा रहता है। विरेचन से पित्त का भी प्रशमन होता है, पोर्टल हाइपरटेंशन भी कम हो जाता है, और धातुपाक जो हो रहा है, जो वराइसिस जैसे कंडीशन हो रही है कि रक्त वाहिनियां फूट रही हैं, तो वो धातुपाक भी कम हो जाता है। तो विरेचन से उदरस्थ जल संचिति कम हो जाती है, पाक होने की प्रवृत्ति रुक जाने से जल संचिति का प्रमाण भी रुक जाता है। उसी तरह से मूत्र विरेचनीय द्रव्य जो हैं, जैसे कि गोक्षुर है, पुनर्नवा है, वरुण है, तृण पंचमूल है, ऐसे द्रव्य देना चाहिए। और अगर उदर व्याधि है तो हर रोज विरेचन देना चाहिए, नित्य मेनम विरेचेत, ऐसा चिकित्सा सिद्धांत है। तो इसमें स्नेहन और स्वेदन की जरूरत नहीं होती है। अगर स्नेहन स्वेदन करेंगे तो स्त्रोतरोध और बढ़ जाएगा। तो इसमें आम और तज्जन्य स्त्रोतरोध को दूर करने के लिए डायरेक्ट विरेचन देना चाहिए। तो उसके लिए जलोदरारी रस, अश्वकंचुकी रस, इच्छाभेदी रस, नाराच रस, अभ्याधिमोदक, त्रिवित लेहम, एरंड तेल, ऐसे बहुत सारे हमें विरेचन वाले द्रव्य जो हैं वह देना चाहिए। मल के कितने वेग आ रहे हैं, उसका मात्रा कम ज्यादा कितना देना है, तीक्ष्ण औषधियां देना है कि मृदु देना है कि मध्य देना है, वो हमें जरूर देखना चाहिए। और इसमें उष्णोदक अनुपान के लिए देते हैं, लेकिन पानी तो देना नहीं है उधर में, तो इसलिए गर्म दूध के साथ इसमें देना चाहिए। और पेशेंट को ज्यादातर दूध पे रख दिया तो बहुत अच्छा है, पानी नहीं देना चाहिए जलोदर की कंडीशन में। और जयपाल के कल प्रातः काल दें तो ज्यादा अच्छा है, रात को देते हैं तो रात भर मल वेग आएगा तो बहुत ज्यादा तकलीफ होगी। विरेचन से जल संचिति कम हो जाती है, उदर का आकार कम हो जाता है, पोर्टल हाइपरटेंशन कम हो जाता है, पेशेंट को बहुत अच्छा लगता है। और फिर जैसे जैसे पोर्टल हाइपरटेंशन कम हो रहा है, उसका जलोदर का वो घेराव जो है वो कम हो रहा है, तो पट्टबंद बांधना है। पर पट्टबंद बांधते समय अर्क पत्र को गर्म करके उदर पे बांध देना है, क्योंकि अर्क पत्र उष्ण तीक्ष्ण होने से मृदु स्वेदन करता है। जैसे जैसे पसीना है, क्योंकि यहाँ पे अंबु व स्त्रोतस, स्वेद व स्त्रोतस और पुरुष व स्त्रोतस सब अवरुद्ध रहता है, तो पसीना आएगा, पानी कम होगा। तो इस तरह से अर्क पत्र का ऐसे लगा के फिर पट्टबंद बांधना चाहिए, या फिर अर्क पत्र को एरंड स्नेह लगा के बाद में उधर पे रख दिया, तो इससे पसीना आएगा, पोर्टल हाइपरटेंशन कम हो जाएगा। इतना बढ़िया ये काम करता है। शमन चिकित्सा में अग्नि मानदेय ये सबसे मेन कंडीशन रहती है। पेशेंट को खाना पीना नहीं देना है, पानी नहीं देना है। पानी देना है तो एक गिलास को बॉईल करके हाफ गिलास, बस उतना ही पानी देना है, और दूध के अलावा कोई भी पदार्थ ना दें। पानी पीना है तो वर्ज करें, नहीं तो थोड़ा सा दें। और बहुत प्यास लगती है तो प्यास लगे भूख लगे तो दूध पे ही रखना है, क्योंकि दूध विरेचन होने के साथ में, विरेचक होने के साथ में बल वृद्धि करता है, सभी धातुओं की वृद्धि करता है। जैसे छोटे बच्चे होते हैं शिराद अवस्था में दूध पी के ही सर्वाइव करते हैं। बहुत सारे ऋषि मुनि होते हैं वो दूध पी के हजारों साल तक जीते हैं। दूध जो होता है, अगर वो पूर्ण अन्न है दूध, इसलिए दूध लेने से कोई डेफिशिएंसी नहीं होती है। दूध अच्छी तरह से गर्म करके स्नेहांश निकाल के तब उसका प्रयोग करना चाहिए। दूध में पानी नहीं होना चाहिए। और जब जल संचिति कम हो जाती है तो 6 मास तक दूध पे रहे तो बहुत ज्यादा फायदा होता है, या फिर 3 महीने तक रखें। और फिर लवण रहित पेया दें, या शालीषष्ठिक से बनाया हुआ चावल और दूध खाने के लिए दें। जैसा कंडीशन है वैसा हम लोग देते हैं तो बहुत अच्छा फायदा होता है। और दूसरा क्या है कि दूध जो होता है, आप लोग को कुछ बोलना है तो बोल सकते हैं, मैं जो बोल रहा हूँ वो कंटिन्यू बोलते रह रहा हूँ, अगर आप लोगों को रोकना है तो रोक सकते हैं। अभी जातोदका अवस्था जब रहती है, पानी जब रहता है तो दूध पे रखना बहुत जरूरी होता है। हर रोज 2 से 3 लीटर तक दूध देना है। और दूसरा क्या है कि अग्नि को बढ़ाना है, तो इसमें हमें आरोग्य वर्धनी वटी, सुच्छेकर रस, शंख भस्म वगैरह देना है। जब अग्नि अग्नि बढ़ रहा है और पानी कम हो रहा है, तो हम लोग बाजरी का रोटी जब देते हैं, बाजरा रुक्ष होकर अगर मक्खन के साथ खाया जाए तो वो अच्छा काम करता है, लेकिन पानी कम होने के बाद, स्त्रोतरोध होने के कम होने के बाद। इसी तरह से बाजरा का रोटी, लहसुन का चटनी, दूध, ये सब जब हम देते हैं, लहसुन से चटनी बनाते समय उसमें तिल, सूखा नारियल, मूंगफली जैसे पदार्थ नहीं डालना है। धनिया, पुदीना, काली मिर्च, जीरक आदि डाल सकते हैं, लवण भी नहीं होना चाहिए। तो जितना हो सके दूध देना चाहिए। जब उसका पानी कम हो जाए तब हम ये सारी चीजें दे सकते हैं।
इसी तरह से कुमारी आसव बहुत अच्छा काम करता है। परपटी कल्प जितने हैं वो रस परपटी, पंचामृत परपटी, लौह परपटी, स्वर्ण परपटी, वो देने से बहुत अच्छा काम होता है। दीपन पाचन आम पाचक वटी है, फिर शंख वटी है, लशुनादि वटी है। जैसा कंडीशन है वैसे अग्नि को बढ़ाने वाला दवाई देना है। और दूसरा है वज्रपुंखा रस, शरपुंखा का चूर्ण, रोहित का रिश, फिर ताम्र भस्म, प्रवाल पंचामृत। गोमूत्र अगर 100 ml रोज दिया जाए तो दुग्धम च मूत्रम च विरेचन, विरेचन होने से बहुत ज्यादा अच्छा फायदा होता है। इस तरह से कभी कभी यहाँ पे तीक्ष्ण विरेचन देना है, मूत्रयुक्त या क्षारयुक्त औषधियों से विरेचन कराना है, स्नुही का शीर देना है, तो बहुत ही अच्छा फायदा होता है। अब आप लोग बोलिए फिर मैं बोलूंगा। किसी ने चैट बॉक्स में कुछ लिखा है? हाँ, मनीषा मैम आप कुछ बोलना चाहते हैं तो बोलिए। आपने बहुत अच्छा लिखा है मनीषा मैडम जी। लोग फेसबुक पे भी देख रहे हैं हमको। मनीषा मैम तक आवाज नहीं जा रही है, मैं ही पढ़ देता हूँ। इसमें बोल रहे हैं यकृत प्लिहारी लौ, ताप्यादि लौ, आरोग्यवर्धनी, फिर आम पाचक वटी से रिजल्ट आया मैम को। हाँ जी, हाँ जी सर। हाँ बताइए मैम, बताइए लेप क्या बताएं, सब बताइए आप। हाँ जी, हाँ जी सर, ये आम पाचन तो निश्चय है कि आम का पाचन किया जाए, तो अच्छे से अलग अलग रोगी के कंडीशन के अनुसार उसका विरेचन कराना। ऐसे बहुत ज्यादा तीक्ष्ण विरेचन देना भी उसके लिए हार्मफुल है। तो उसकी प्रकृति देखते हुए उसको विरेचन द्रव्यों का हमें विचार करके और फिर देना। और साथ में जैसे डाइट के लिए आप बताते हैं सर, दूध पे रखना, तो कई पेशेंटों को दूध पे रखने पे उनको असात्म भी लगता है। तो थोड़ा सा पेया विलेपी मंडिन्स के साथ में थोड़ा सा हल्का हल्का कम जल की मात्रा, नमक एकदम कम करके, और इसको चलाते हैं। रोहित का रिस्टम के साथ में थोड़ा थोड़ा पानी मिला करके देना, पानी की मात्रा भी एकदम कम करके, और फिर लेप करते हैं उसके उधर पे, लेप और पट्टे बंद करते हैं, और बस्ती दे देते हैं। उससे बहुत अच्छा लाभ मिलता है पेशेंट को, बहुत ज्यादा टायर्ड भी नहीं होता है, और बहुत इजीली मल उसका बाहर आ जाता है, और स्ट्रेस भी रहता है। थोड़ा सा नस से भी देती हूँ उसको साथ में, अच्छा आराम आता है सिर उसमें। यकृत पिलिहारी लौह ये भी चलाते हैं, क्योंकि एनीमिक भी रहते हैं पेशेंट, एनीमिक भी रहते हैं, डाइट भूख भी नहीं लगता है और रुचि भी रहता है, तो साथ में शंखवटी, चित्रकादि बटी कंडीशन देख के, लहसुनादि बटी ये भी दे देते हैं साथ में। तो इससे भी पेशेंट का धीरे धीरे दीपन पाचन होकर के, और मल बाहर जा करके, और फिर रस और रक्त की शुद्धि होकर के पेशेंट अच्छे नॉर्मल कंडीशन में है। तो बहुत जल्दी रिकवरी मिली थी उस पेशेंट को, और बहुत 1 महीने का ही बता दिए थे डॉक्टर की, बस 1 आध महीने ही रहेगी, बाकी ले जाओ एम्स से। तो ठीक थी सर, ठीक चल रही है, लेकिन बीच बीच में वही है कि अपथ्य पालन की वजह से थोड़ा दिक्कत आता है, बाकी ठीक है अभी। जी सर। हाँ तो अग्नि धातु अग्नि, इस पे ध्यान देना है। जी सर। पोर्टल हाइपरटेंशन है तो पेशेंट देख के घबराइए मत। वो हमें जी उधर की तरह ही चिकित्सा करना है। सेरोसिस देख के समझना है, अल्कोहलिज्म में क्या चीज से लीवर खराब हुआ है वो देखना है हमें, उसकी चिकित्सा हाँ करना जी, है। हाँ जी। हाँ, जी जी। में हमें दूध रखने के लिए बोला है, दूध की जितना जरूरत है उतना। और खाने को अब जब देते हैं, जब जातुद अवस्था चली जाती है तो लघु और दीपन पाचन वाला ही आहार देना है। शाली षष्टिक देना है, यव मुग दूध से बनाई हुई यवागु देना है, अम्ल युक्त देना है, कटु द्रव्य पंचमूल सिद्ध मासरस देना है, जांगल प्राणों का मासरस देना है। और पेशेंट को दूध पे, मूत्र पे, आसव अरेस्ट, मध्य और सुरा पे विधि पूर्वक सेवन किया जाए तो बहुत अच्छा फायदा होता है। जब अग्नि बढ़ गए, पानी निकल गए, तब हम लोग तक्र देते हैं, मधुर और ताजा तक्र देते हैं, बहुत अच्छा फायदा होता है। अगर बातस टाइप का उधर है तो पिपली और लवण सिद्ध हम लोग यवागु देते हैं, तो बहुत अच्छा फायदा होता है। पित्तज है तो यष्टि मधु सिद्ध, कफज है तो अजवाइन सेंधा नमक त्रिकटु से सिद्ध, प्लिहोदर है तो वचा शुंठी शतपुष्प से सिद्ध तक्र देते हैं। यवागु से ज्यादा तक्र अच्छा रहता है। दुष्योधर है तो त्रिकटु यवक्षार सज्जिशार से सिद्ध तक्र देते हैं। और इसमें गौरव है, आदमान है, आना है, अरोचक है, तो हमें तक्र सबसे मेन है, तक्र देना चाहिए। परपट्टी कल्प दें, तक्र का अनुपान रखें। परपट्टी अग्निदीपक है, ग्राही है, तो अग्नि को बल मिलता है, ग्रहणी को बल मिलता है, इसलिए रस परपट्टी, पंचामृत परपट्टी, स्वर्ण परपट्टी। और उसके बाद में अपुनर्भव चिकित्सा भी देना है, तो भल्लातक पिपली सबसे अच्छे उत्कृष्ट अग्निवर्धन करते हैं, स्त्रोतरोध दूर करते हैं। स्त्रोतरोध दूर हुआ तो पोर्टल हाइपरटेंशन ठीक होता है। 64 पिपली देते हैं, भल्लातक परपटी देते हैं, भल्लातक आसव देते हैं,
चतुष्षष्ठी पिपली देते हैं, बहुत ही बढ़िया फायदा होता है। उसी तरह से हमें अभिसंधि द्रव्य नहीं देना है, दही नहीं देना है, मिल्क शेक नहीं देना है, बहुत पानी नहीं देना है, अति उष्ण, अति लवण, विदाही, पिष्टमय पदार्थ, मांस, नॉनवेज, आनुक मांस, संक्रमण, दिवा स्वाब, व्यायाम, मैथुन, ये सब नहीं देना है। दूसरा, अगर शोथ है उनके बॉडी में तो हम लोग दशमूलारिष्ट और देवदार, रासना, शुंठी, ये सब द्रव्य दे सकते हैं। उसी तरह से हमें पुनर्नवा, शुंठी, देवदार, हरित की, अदरक, शिलाजतु, ये देने से फायदा होता है। गुड़ अदरक प्रयोग करते हैं। और गोमूत्र देना, तो गोमूत्र हरित की देना बहुत अच्छा रहता है। शिलाजित या फिर आरोग्यवर्धिनी वटी जो है, हर पोर्टल वेनस सिस्टम में, पोर्टल हाइपरटेंशन में हम लोग आरोग्यवर्धिनी वटी देते हैं, चंद्र प्रभावटी देते हैं, पुनर्नवादी क्वाद देते हैं। उसी तरह से लेप लगाने के लिए पुनर्नवा का लेप लगाते हैं पेट पे, दशांग लेप, लेप गुटिका, काली मिट्टी का लेप, देवदार और शुंठी का लेप करने से बहुत अच्छा फायदा होता है। इस तरह से पोर्टल हाइपरटेंशन है, टाइम लगता है, मिनिमम 4 महीना, मैक्सिमम 1.5 साल, तब ये धीरे धीरे ठीक होता है। अगर हम लोग चरक संहिता देखेंगे तो चरक संहिता में कुछ द्रव्य पांडु और कामला के व्याधि में, कुंभ कामला के में बताए हैं। उसमें वरांगक क्षार बताया है, कौटजादि शिलाजतु बताया है, और उसमें बहुत सारे द्रव्य हैं। जैसे अवस्था के हिसाब से कामला की चिकित्सा आप लोग वाग्भट का और चरक का पढ़ लीजिए, उसमें बहुत सारे द्रव्य हैं। जैसे ताप्यादि लौह जो है, पांडु रोग चिकित्सा में रक्त का प्रसादन करता है, रक्त वाहिनियों को भी बल देता है। ताप्यादि लौह, जिसको योगराज बोला है चरक संहिता में, बहुत ही बढ़िया काम करता है। इसी तरह से अवस्था के हिसाब से चंद्रकला रस बहुत अच्छा काम करता है, नित्यानंद रस बहुत अच्छा काम करता है। मतलब अवस्था या यकृत प्लेहारी लौह है, रोहित का रिष्ट है, रक्त पाचक है, और रक्त का प्रसादन, रक्त का शोधन करना है, विरेचन है, रक्त मोक्षण करते हैं हम लोग, जलौका लगाते हैं लेफ्ट या राइट क्यूबैटल फोसा में, हम लोग जलौका लगाते हैं, या फिर ब्रैकियल जो हाथ में जो लगा देते हैं हम लोग, वहां पे भी बहुत अच्छा फायदा करता है, क्यूबैटल फोसा बोलते हैं, उसमें बहुत अच्छा फायदा। तो रक्त मोक्षण से भी वेनस प्रेशर जो है वो कम हो जाता है। ठीक है, अब आप लोग कुछ बोलना चाहते हैं? वीना मैम, आज का लेक्चर आपको समझ आया क्या? मैंने बताने का कोशिश तो किया है। बहुत अच्छा हुआ सर। हम हमारे पास भी उधर के पेशेंट आते हैं सर, मगर 1 साल 1.5 साल पथ्य नहीं करते और बीच में गड़बड़ा जाते, और अच्छा रिजल्ट आया हुआ टैपिंग तो नहीं करने को देते हम। वैसे ही जल संचिति कम हो जाती है, मगर पथ्य नहीं करते और पानी पीते हैं तो फिर से वही लक्षण दिखाई देते हैं सर। आपका कोई पेशेंट ऐसा पूरा कम हो गया हाँ, है, ऐसा पूरा दिखाई हो दे गया रहा है। है आपको? मैं हाँ आपको पेशेंट से यहाँ पे लाके बताऊंगा। एक अभी यहाँ पे नाम नहीं बोलना चाहिए। उनका पूरा सेरोसिस होके लीवर फेलियर हो गया था, 2017 की बात है, जब मैं आयुष दर्पण पे नहीं था। तो हाँ वो पूरा पेशेंट ठीक हो गए हैं। केवल वही नहीं हुए, और भी बहुत सारे पेशेंट ठीक हुए हैं जिनका दवाई बंद हो चुका है, और उन्होंने पूरा 2.5 साल तक इलाज कराया मेरा, और उसके बाद एकदम ठीक हो गए। ये केस मैंने जमदग्नि सर को भी बताया था, सर खुश हो गए थे। 4 महीने में तो कुछ भी कम नहीं होता है सर, 4 महीने डेढ़ टोटल साल हाइपरटेंशन कम हो जाता है, लेकिन पूरा ठीक हाँ, होने में 1-1.5 साल लगता है। जल संचिति हो गई है तो फिर 1.5 साल लगता ही है। लगता ही है बराबर। हाँ, मैं उसके साथ आपने जो सब बता दिया ना सर वो यूज करती हूँ, मगर उसके साथ मैं सुवर्णकल्प भी देती हूँ। जी ठीक है मैम। और तो क्या है ना, पेशेंट का माइंड भी सबसे ज्यादा वो रहता है, तो खचुन जाता है, मतलब बहुत ज्यादा डिप्रेशन में रहते हैं कि मैं नहीं हो पाऊंगा, फिर वो हाँ टैपिंग, सर, वो सब। अगर पेशेंट हमको सपोर्ट करे तभी हम ठीक कर सकते हैं। अभी काउंसलिंग करना पड़ता है हमेशा हमेशा। अभी वो हमारे साथ एक वर्षा कौशिक मैम है ना, अभी है, हाँ इनके हाँ ससुर का इन्होंने इतना सेवा किया, इतना अच्छा किया, लेकिन वो हाँ डिप्रेशन में आके जब वहां मॉडर्न के उधर चले गए तो वहां हाँ पे केस खराब हो गया पूरा। कर वर्षा मैम ने सच में अपने ससुर जी की इतनी सेवा की, 1.5-2 साल तक किया, तो वो पूरा अच्छे हो गए थे ऑलमोस्ट। लेकिन वो पेशेंट डिप्रेशन में रहते हैं कि मैं कब तक परहेज करूं, कब तक दवाई खाऊं, ये प्रॉब्लम रहती है। ठीक है, और किसी को कुछ अच्छा। बोलना है? प्रीति मैम, कुछ बोलना है? हरीश बत्रा जी, अगर आपको नहीं बोलना है तो कोई बात नहीं, हम ब्रेक लेते हैं। अब हम 9 बजे मिलेंगे।
तब तक के लिए थैंक यू, प्रणाम सभी लोगों को, फिर मिलते हैं, थैंक यू।